हेलो एवरीवन, मेरा नाम है युवराज। वेलकम टू द चैनल द कॉमर्स डेस्क। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन जो है वो होता है जब हम लोग किसी भी नए पर्सन को बिजनेस में एज अ पार्टनर जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। अब इसको करने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप डीड जो है वो किसी भी नए पर्सन का एडमिशन अलाउ करता होगा, या तो सारे जो पार्टनर्स है वो इस एडमिशन के लिए अग्री हो। अगर एक भी पार्टनर जो है वो इस एडमिशन के लिए अग्री नहीं है तो फिर हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर नहीं कर सकते। अब हम लोग देखेंगे कि जब कोई भी पार्टनर एडमिट होता है एक बिजनेस में तो हम लोग को क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं उसके एडमिशन से पहले। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन। एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एंड्स एंड न्यू पार्टनरशिप इज फॉर्म। जब भी कोई नया जो है पर्सन है वो बिजनेस में एडमिट होता है तब जो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट था वो एंड हो जाता है और नए पार्टनर के साथ एक नया पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। न्यू पार्टनर्स गेट शेयर फ्रॉम द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म को शेयर करने का राइट जो है वो नए पार्टनर को मिल जाता है। न्यू पार्टनर ब्रिंग्स एन अमाउंट एज कैपिटल। वो जो है एक अमाउंट लाता है एज अ कैपिटल बिजनेस में। क्यों लाता है? बिकॉज न्यू पार्टनर गेट्स ओनरशिप राइट्स ऑफ एसेट्स। ओनरशिप राइट्स ऑफ एसेट्स लेने के लिए जो है वो एज अ कैपिटल जो है एक अमाउंट लेकर आता है बिजनेस में। गुडविल इज वैल्यूड एंड न्यू पार्टनर कंपनसेट्स। जो बिजनेस का गुडविल है वो कैलकुलेट होता है क्योंकि गुडविल की वजह से जो है उसको फ्यूचर में जो है प्रॉफिट्स मिलेगा, रेडीमेड प्रॉफिट्स उसको मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है तो उसके वजह से उसको फ्यूचर में प्रॉफिट्स मिलेगा। तो अब उसके लिए जो है जो ओल्ड पार्टनर्स है वो अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, और जो नया पार्टनर होता है उसको भी उसको प्रॉफिट्स मिलता है। इसके लिए बाकी के जो ओल्ड पार्टनर्स है वो लोग थोड़ा सा सेक्रीफाइस करते हैं। तो वो लोग जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना अमाउंट जो है वो गुडविल के लिए लाता है और उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो जो गुडविल का वैल्यू है। तो ये है इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब हम लोग एडमिशन के टाइम पे एडजस्टमेंट क्या क्या करते हैं। कोई भी नया पार्टनर जब एडमिट होता है तो हम लोग को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है और ओल्ड पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। देन अगर कोई कैपिटल में एडजस्टमेंट करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं अगर एग्रीड है तो। देन गुडविल जो है बिजनेस का वो कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग जो फर्म के एसेट्स और लाइबिलिटीज है उसको मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग रीवैल्यू करते हैं। अब उसका जो प्रॉफिट या लॉस आता है वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ता है। देन अगर हमारे बैलेंस शीट में कोई भी रिजर्व्स है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वो सबको भी जो है हम लोगों को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ता है। तो ये सारे जो एडजस्टमेंट्स है वो हम लोग को करना पड़ता है जब भी कोई नया पार्टनर जो है वो बिजनेस में एडमिट होता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर्म होता है वो फॉर्म कैसे होता है। सबसे पहला मेथड है कि जो ओल्ड पार्टनर्स है वो लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो है सेक्रीफाइस करके जो है न्यू पार्टनर का जो रेशियो है वो फॉर्म कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए दो पार्टनर्स है ए और बी, उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। अब वो लोग एक पार्टनर को एडमिट करते हैं सी 25% शेयर के लिए और क्वेश्चन हम लोगों को कुछ भी नहीं दिया है कि वो लोगों ने किस रेशियो में जो है सेक्रीफाइस किया है। तो हम लोग ये कंसीडर करके चलेंगे कि उन्होंने जो है इसी रेशियो में अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो है सेक्रीफाइस करके सी का 25% रेशियो जो है वो फॉर्म किया है। सेकेंड है इन अ पर्टिकुलर रेशियो। जैसे मान लीजिए वापस ए और बी दो पार्टनर्स हैं। अब सी को ये लोग एडमिट कर रहे हैं 1/5 शेयर के लिए और क्वेश्चन हम लोगों को देके रखा है कि ए और बी दोनों जो है वो 1/10 पार्ट जो है वो सी को दे रहे, मतलब ये 1/10 दे रहा है और बी भी जो है वो 1/10 दे रहा है सी को 1/5 शेयर फॉर्म करने के लिए। तीसरा मेथड है फ्रॉम सम पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशियो। अब देखो ऐसा है ना कि
जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको जो है उसका रेशो फॉर्म करने के लिए सारे पार्टनर्स को ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ही पार्टनर जो है वही सारा का सारा शेयर जो है वो सेक्रीफाइस करके न्यू पार्टनर को दे रहा है, या तो उनका कोई पर्टिकुलर जो है रेशो दिया हुआ हो सकता है। जैसे कि 3 पार्टनर्स है, मान लीजिए ए, बी और सी, उनका रेशो दिया हुआ है 3:2:5, ठीक है। अब वो लोग नया पार्टनर को एडमिट करते हैं 1/4 शेयर के लिए, और उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो दिया हुआ है, मतलब हाँ सेक्रीफाइसिंग रेशो दिया हुआ है 1:1:3, ये उनका रेशो दिया हुआ है। तो ऐसे करके भी जो है वो लोगों ने इस रेशो में सेक्रीफाइस करके डी का 1/4 शेयर फॉर्म किया है। तो ऐसे करके भी जो है हम लोग क्या नए पार्टनर के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फॉर्म कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्योंकि जो न्यू वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो हमेशा ओल्ड से कम ही होता है सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करते टाइम, और अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ज़्यादा है तब हम लोग कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशो। तो ये जो है फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर हो जाएगा तब गेनिंग रेशो फाइंड करते टाइम। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 3:2 जो है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। अब दोनों ने मान लीजिए सेक्रीफाइस किया है 1/10 पार्ट, तो इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे 1/10 पार्ट। 3/5 में से हम लोग अगर 1/10 माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/10। तो ये आ जाएगा 1/10। तो अब इसको जो है अगर हम लोग 3/5 से अगर माइनस करेंगे, ये आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब इससे इसको हम लोग माइनस करते हैं 3/5 के साथ, तो ये अगेन 1/10 ही आएगा, ठीक है। तो मतलब हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर हम लोगों को दिया है तो अगर हम लोग उसको माइनस करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के साथ तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा, और अगर हम लोगों को सेक्रीफाइसिंग रेशो दिया है तो हम लोग उसको जब माइनस करेंगे ओल्ड रेशो के साथ तो हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिल जाए। अब हम लोग देखेंगे कि गुडविल का जो एडजस्टमेंट है वो हम लोग कैसे करते हैं। जब भी कोई नया पार्टनर जो है वो गुडविल जो है उसका वैल्यू लेकर आता है तब हम लोग एंट्री क्या क्या पास करते हैं, सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे। सबसे पहले एंट्री आता है, मान लीजिए ए और बी जो है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर है और सी जो है वो इनकमिंग पार्टनर है, ठीक है। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सेकेंड एंट्री होगा, ये जो गुडविल वो लाया है उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर्स को जो है उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ऐसे करके जो है हम लोग गुडविल का जो एडजस्टमेंट है वो करते हैं। अब अगर ये जो पार्टनर्स है ए और बी उनको अपना गुडविल का जो जितना भी शेयर है वो विड्रॉ कर लेना है तो उसका एंट्री क्या होगा वो हम लोग देखते हैं।
अगर उन लोगों को अपना गुडविल का शेयर विड्रॉ कर लेना है तो एंट्री आएगा एज कैपिटल अकाउंट, डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू कैश। ये एंट्री होगा जब वो लोग अपना गुडविल का शेयर विड्रॉ करेंगे तब। अब हम लोग देखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे फॉर्म होता है। हम लोग जो है एसेट्स और लाइबिलिटीज का जो है रिवैल्यूएशन इसलिए करते हैं ताकि जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसके सर पे जो है ना ही कोई एक्स्ट्रा लाइबिलिटी जो है वो उसके सर पे है, ना ही कोई एसेट्स के वजह से उसको कोई प्रॉफिट मिले। इसके लिए वो जो है हम लोग ओल्ड पार्टनर्स को जो है वही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, न्यू पार्टनर तक हम लोग उसको नहीं पहुंचने देते। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो उसका मैं आप लोगों को एक फॉर्मेट बना के दिखा देता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे जो है हमेशा हम लोग तब एंट्री करते हैं जब लाइबिलिटीज जो है वो इंक्रीज होता है और एसेट्स जो है वो डिक्रीज होता है, और क्रेडिट साइड पे तब जब लाइबिलिटीज जो है वो हमारा होता है डिक्रीज और एसेट्स जो है उसका वैल्यू हो जाता है इंक्रीज। इसको अगर आप लोगों को याद रखने में कंफ्यूजन होता है तो इसका एक सिंपल मेथड ये भी है कि आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा है 10th स्टैंडर्ड में, तो उसमें जो है हम लोग डेबिट साइड पे जितने भी एक्सपेंस और लॉसेस होते हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो लाइबिलिटी में अगर हमारा इंक्रीज आया तो हम लोग बोल सकते हैं उसको कि हमारा एक्सपेंस जो है वो एक टाइप से इंक्रीज हो गया, एंड हमारा जो एसेट्स में डिक्रीज आया मतलब वो हमारा वन काइंड ऑफ लॉस है, तो उसको हम लोग अकाउंट करेंगे इसके लिए डेबिट साइड पे। एंड क्रेडिट साइड पे हम लोग क्या करते थे, जब हम लोगों को कोई प्रॉफिट होता था, ठीक है, हम लोगों को कोई प्रॉफिट मिलता था तब हम लोग उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करते थे क्रेडिट साइड पे, या तो हमारा कोई गेन होता था मतलब गेन होता था तब हम लोग जो है क्रेडिट साइड पे उसको रिकॉर्ड करते थे, कोई भी प्रॉफिट या गेन टाइप का कुछ भी होता था तब हम लोग जो है उसको रिकॉर्ड करते थे क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो वैसे ही जब लाइबिलिटीज डिक्रीज होता है तो हम लोग को कम वैल्यू जो है वो पे करना पड़ेगा, हमारा एक्सपेंस जो है वो डिक्रीज हो गया तो वो हम काइंड ऑफ गेन है हमारे लिए, तो इसके लिए हम लोग क्रेडिट साइड पे जो है उसको रिकॉर्ड करेंगे। एंड एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है मतलब काइंड ऑफ प्रॉफिट हमको मिल रहा है, ठीक है, तो वो जो है हम लोग रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। अब इसके बाद अगर कोई लॉस आएगा तो वो शो करेंगे हम लोग क्रेडिट साइड पे, एंड अगर कोई प्रॉफिट आएगा तो हम लोग उसको शो करेंगे डेबिट साइड में, और जो भी आएगा लॉस या प्रॉफिट उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर इनकमिंग पार्टनर जो है वो गुडविल का वैल्यू नहीं लेकर आता है तो उसका भी एक एंट्री होता है। तब हम लोग जैसे हम लोगों ने सी को जो है इनकमिंग पार्टनर माना था तो सीज करेंट अकाउंट, हम लोग उसके करेंट अकाउंट से जो है पैसे ले लेते हैं, करेंट अकाउंट डीआर टू जैसे अपना सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है वो। तो मतलब बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट का एंट्री हम लोग पहले यहाँ पे करते थे, उसके जगह पे यहाँ पे वो हो जाएगा करेंट अकाउंट। सो गाइस अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे बैलेंस शीट में पहले से कोई रिजर्व्स या प्रॉफिट या लॉसेस ऐसे कुछ है तो हम लोगों को एडमिशन के टाइम पे उसका क्या एडजस्टमेंट करना है वो अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर हमारे पास कोई रिजर्व प्रॉफिट्स ऐसा कुछ है तो उसका एंट्री ऐसा होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, मान लीजिए जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट टू प्रॉफिट्स
सो गाइज अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे बैलेंस शीट में पहले से कोई रिजर्व, प्रॉफिट या लॉस या कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऐसा कुछ है तो हम लोग को उसका एडजस्टमेंट क्या करना है वो अब हम लोग देखेंगे। सो अगर हमारे पास कोई रिजर्व से ऐसा कुछ है तो उसका एडजस्टमेंट ये होगा, मान लीजिए जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, फिर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है हमारे पास IFR, सो IFR अकाउंट डेबिट। देन हमारे पास प्रॉफिट है, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन शॉर्ट जितने भी रिजर्व्स, प्रॉफिट्स या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऐसा कुछ भी है तो हम लोग उसको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब हमारे पास एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या लॉस अगर है बैलेंस शीट में तो उसका एंट्री अब हम लोग देखेंगे। उसमें एंट्री होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस अकाउंट क्रेडिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। सो ये होगा एंट्री जब कोई लॉस या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट जो है वो अगर हमारे बैलेंस शीट में शो होगा तो हम लोग उसको जो है ऐसे करके ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एज ये एक्सपेंस है तो पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो रिड्यूस होगा, इसके लिए पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है और जो बाकी जो लॉस और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है। और लास्ट एंट्री में जो है वो एक गेन था पार्टनर्स के लिए, इसके लिए पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो हो रहा था क्रेडिट। अब हम लोग देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व के डिफरेंट डिफरेंट केसेस कौन से हो सकते हैं। रिजर्व्स में जो है बेसिकली 3 केस बनते हैं। अब समझ लीजिए हमारे पास वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है, मान लीजिए वो है हमारे पास 1 लाख रुपीज का। वैसे इतना तो ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है तो एक काम करते हैं 50,000 रख देते हैं। 50,000 ठीक है, तो 50,000 मान लीजिए हमारे पास वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है। अब 3 केसेस ये हो सकते हैं कि पहला केस ये है कि हमारे पास कोई भी वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम है ही नहीं, ये रिजर्व इसके लिए बनाते हैं मान लीजिए अगर कोई हमारे वर्किंग साइट पे जो है कोई एक्सीडेंट हो गया है या ऐसा कुछ भी हो गया जिसकी वजह से लेबर को जो है नुकसान हुआ, तो उस लेबर के क्लेम को जो है क्या बोलते हैं चुकाने के लिए हम लोगों को ऐसा क्लेम मतलब रिजर्व जो है वो साइड पे रखना पड़ता है ताकि अगर ऐसा कोई क्लेम अराइज हो फ्यूचर में तो उस पे जो है मतलब उसका जो असर है वो फर्म के प्रॉफिट्स के ऊपर डायरेक्टली ना पड़े और हमारे पास पहले से ही कंटिजेंसी फंड हो ऐसे क्लेम्स को संभालने के लिए। तो इसके लिए ऐसे रिजर्व्स बनाए जाते हैं। तो अब अगर हमारे पास कोई वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम है ही नहीं, मतलब कुछ एक्सीडेंट हुआ नहीं, कुछ क्लेम किसी को देना नहीं है, तो पूरा का पूरा जो रिजर्व है वो हमारे पास ही रहेगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि एज ये जो पैसा है वो किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का। तो अभी न्यू पार्टनर जो आएगा उसको तो हम लोग ये वाला देंगे, मतलब इसका बेनिफिट इसको लेने नहीं देंगे, ठीक है। तो इसके लिए इसको ओल्ड पार्टनर्स जो है उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और न्यू पार्टनर को इसका बेनिफिट नहीं मिलता है, तो इसके लिए हम लोग इसको अपना ये कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट। दूसरा केस ऐसा है, फर्स्ट केस लिख देता हूं, दूसरा केस ऐसा है
मान लीजिए जब जो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है उससे कम अमाउंट का जो है क्लेम है, मान लीजिए 50,000 का हमारा अपना रिजर्व है ना, तो वर्क्समैन कंपनसेशन जो क्लेम है वो है हमारा 25,000 का, ठीक है, 25,000 का क्लेम है। तो अब उसमें हमको क्या करना है ना कि 25,000 जो है वो हमको मतलब अगर हम लोगों ने अभी तक ये जो वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम है उसको अभी तक पे नहीं किया है, बट हमको पे करना पड़ेगा फ्यूचर में। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जब हम लोग रिकंस्टिट्यूटेड बैलेंस शीट बनाएंगे ना, उसमें ये जो क्लेम है वो लाइबिलिटी साइड में शो कर देंगे, ठीक है। और बाकी का जो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है 25,000 का, वो हम लोग ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सेकंड केस आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिसमें जो वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम है वो कम है वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व से। तो जितना कम है मतलब जितना अमाउंट पे उसका रिजर्व का बच जाएगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब तीसरा केस ये है जब वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो रिजर्व से भी ज्यादा है। तो मान लीजिए क्लेम है 60,000 का, तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, 50,000 में 50,000 जो है वो हम लोग इसमें से माइनस कर लेंगे, ठीक है। और बाकी का जो 10,000 है वो हम लोग दिखा देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे लिए एक एक्सपेंस, एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया एक तरीके से, क्योंकि इतने का तो रिजर्व हमारे पास ऑलरेडी था, ठीक है। बट ये जो 10,000 है 60,000 में से, वो हमारे लिए एडिशनल एक एक्सपेंस हो गया, तो उसको हम लोग शो करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे। अब उसमें जो है आप दो एंट्रीज कर सकते हैं। डेबिट साइड में पहले आपने शो कर दिया पूरा का पूरा क्लेम 60,000 का, और जो क्रेडिट साइड है उसमें आप लोग दिखा दीजिए 50,000 का रिजर्व। तो वापस नेट जो है वो तो 10,000 ही बचेगा। या तो आप डायरेक्ट एंट्री डाल दीजिए 10,000 का, ठीक है, डेबिट साइड पे, तो वो भी चलेगा। तो ये है तीनों केस। थर्ड केस में वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व इज लेस देन वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम। अब सेम जो है IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसके लिए भी वैसा ही सेम केस होता है। मान लीजिए हमारे IFR का वैल्यू है 2 lakhs, ठीक है। तो अब काफी बार जो है क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहता है प्रेजेंट वैल्यू, तब जो है हम लोग को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो है पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है, क्योंकि तब हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट में जो है कोई भी चेंज है नहीं, मतलब इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। बट अगर मार्केट वैल्यू दिया है तो उसके 3 केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट केस ऐसा है, वापस वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व जैसे ही, कि कोई भी अपना जैसे वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व में अगर कोई भी क्लेम नहीं होता था तो पूरा अमाउंट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो अब इसमें भी अगर इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं है तो हम लोग पूरा का पूरा जो ये अमाउंट है रिजर्व का वो पूरा का पूरा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये जो हम लोग रिजर्व साइड पे रखते हैं प्रॉफिट्स में से, ये रखने का रीज़न क्या है? ये रखने का रीज़न ये है कि मान लीजिए अगर इन्वेस्टमेंट में जो है बहुत ही मतलब ऐसा फॉल हो गया, उसके वैल्यू में फॉल हो गया, तो वापस सेम जो है वो कंपनी के प्रॉफिट्स को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करना चाहिए, और कंपनी जो है मतलब जो पार्टनरशिप फर्म है उस डैमेज को झेल पाए, इसके लिए जो है वो ऐसा रिजर्व ऑलरेडी साइड पे रखती है, ठीक है। तो अब ये जो है फर्स्ट केस ये हो गया कि नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू, इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेकंड केस ये है कि चेंज हुआ है बट रिजर्व से कम, मतलब कैसा कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू मान लीजिए है 5 lakhs, ठीक है। उसका बुक वैल्यू है 10 lakhs रखते हैं, ठीक है। 10 lakhs जो है वो इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू है। अब उसमें जो है अभी मार्केट जो प्राइस है इन्वेस्टमेंट का वो हमको दे रखा है 9 लाख रुपीस,
तो कितने का डिफरेंस हुआ, 10 लाख रुपीज जो था वो बुक वैल्यू था, और जो इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू है वो है 9 लाख रुपीज, तो डिफरेंस आया 1 लाख का। हमारे पास रिजर्व है 2 लाख का, तो इसमें जो है जो डिफरेंस है वो रिजर्व से कम का है, तो हम लोग इसमें से जो है 1 लाख माइनस कर लेंगे, और जो 1 लाख जो एक्स्ट्रा रिजर्व बचा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो सेकंड केस अपना बन गया व्हेन IFR इज ग्रेटर देन चेंज इन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट या वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब कभी कभार कैसा होता है ना कि जो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्या होता था कि जितना रिजर्व है उससे ज़्यादा अमाउंट का क्लेम आ गया। ठीक है, तो अब इसमें भी ऐसा सेम हो सकता है कि जितने का रिजर्व है उससे ज़्यादा का जो है वैल्यू फॉल हो गया, ये मार्केट प्राइस जो है वो फॉल हो गया इन्वेस्टमेंट का। जैसे मान लीजिए ये 10 लैक्स है तो उसका हो गया 5 लैक्स। ठीक है, तो अब 5 लैक्स में से 2 लाख का रिजर्व अपने पास है, तो जो 3 लाख एक्स्ट्रा है उसको हम लोग रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे जो है शो कर देंगे। ठीक है, या तो हम लोग पूरा जो 5 लाख का जो डिफरेंस है अपना बुक वैल्यू से वो हम लोग ने शो कर दिया डेबिट साइड पे, और 2 लाख रुपीस का जो रिजर्व है उसको शो कर दिया क्रेडिट साइड पे। अब इसमें और एक सिचुएशन आ सकता है जो कि है, जो क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यू डाउन नहीं हुआ है, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो इंक्रीज को हम लोगों को कुछ भी मतलब उसका नहीं करना है, बट सिर्फ जो रिजर्व है तब पूरा का पूरा जो रिजर्व है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, जितना इंक्रीज हुआ उसका हम लोगों को कुछ प्रॉफिट शेयर करना नहीं है, सिर्फ जो रिजर्व है वो हम लोग पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो थर्ड केस लिख देते हैं मैं। थर्ड केस वही है कि व्हेन IFR इज लेस देन चेंज इन वैल्यू या डिक्रीज इन वैल्यू। सो आई होप आप लोगों को ये रिजर्व्स का जो एंट्री है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एक सिनेरियो जो है वो देखते हैं हिडन गुडविल का। अब हिडन गुडविल का क्वेश्चन कैसा आता है कि कभी कभार क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ रहता है कि जो इनकमिंग पार्टनर है उसका कैपिटल हम लोगों को दिया हुआ रहता है, और उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है कि कितने प्रॉफिट्स के लिए उसको बिजनेस में एडमिट किया है वो रेशो हम लोग को दिया हुआ रहता है। तो हम लोगों को जो है उस रेशो से फर्म का टोटल कैपिटल फाइंड करना रहता है, एंड देन हम लोग को जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल है और जो इनकमिंग पार्टनर है उसके कैपिटल को ऐड करके जो डिफरेंस आएगा एक्चुअल वैल्यू, मतलब जो फर्म का जो एक्चुअल कैपिटल आया वो वैल्यू माइनस जो एक्चुअली हमारे पास है वो वैल्यू को जब हम लोग माइनस करके जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग बोलते हैं हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, एक बार मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ। सो क्वेश्चन ऐसा है कि मान लीजिए 2 लाख जो है ए और बी पार्टनर्स है। अब सी को जो है उन लोगों ने एडमिट किया, तो सी लाया कैपिटल 2 लाख रुपीज। ठीक है, और उसको एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए। 1/5 शेयर के लिए जो है सी को एडमिट किया है। ए का कैपिटल है 2 लाख, बी का कैपिटल है 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 और उसका है 2 लाख। अब ये इसको जो है सी को जो है उसको एडमिट किया है 2 लाख के लिए, मतलब 1/5 शेयर के लिए। तो हम लोग को जो है ये 1/5 शेयर के लिए अगर ये 2 लाख रुपीज ला रहा है तो फर्म का जो टोटल कैपिटल है वो कितना होगा, 5 इंटू 2 लाख। सिंपल मैथ्स। ओके, तो 5 इंटू 2 लाख करेंगे तो 10 लाख आ गया फर्म का टोटल कैपिटल। सो वो आ गया 10 लाख। अब मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोला और उसमें आ गया प्रॉफिट 50,000 का।
50,000 का आ गया प्रॉफिट। तो अब हम लोग जो है पूरे को प्लस करेंगे। एक्चुअल कैपिटल इज इक्वल टू एडजस्टेड कैपिटल of the old partners plus capital of incoming partner। तो हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कितना है, 2 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 50,000, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी जो है हम लोग को इनके कैपिटल में जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो अभी ये 50,000 ये हो गया 2 लाख, 2 लाख 4 लाख और ये है 2 लाख, तो हो गया हमारे पास 6 लाख। सो ये वैल्यू आ गया 6 लाख। अब गुडविल फाइंड करने के लिए हमको फर्म्स कैपिटल को माइनस करना पड़ेगा एक्चुअल हमारे पास अभी जितना कैपिटल है उतना। तो 6 लाख को हम लोग माइनस करेंगे 10 लाख के साथ, तो 4 लाख जो है वो आ जाएगा फर्म का गुडविल। ठीक है, सो गुडविल ऑफ फर्म इज इक्वल टू 10 लाख माइनस 6 लाख। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ये स्टेप पे आके छोड़ देते हैं। ठीक है, बट ये हमने सिर्फ फर्म का अभी तक गुडविल निकाला है, हमको निकालना है जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है उसका शेयर कितना है गुडविल का, मतलब वो कितना पैसा लाएगा गुडविल के लिए। तो हम लोग इसको जो है मतलब हमारे पास आंसर आया हमारे पास आंसर आया गुडविल 4 लाख का, उसका हम लोग को करना पड़ेगा 1/5। तो जब हम लोग इसका 1/5 करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 80,000। तो सी का शेयर हो गया 80,000। ये इतना पैसा जो है वो सी लाएगा गुडविल के कंट्रीब्यूशन के लिए। सो गाइस यहाँ पे हमारा एडमिशन वाला चैप्टर जो है वो होता है कंप्लीट। मैं आप लोगों को मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।